education video. My name is Ankit Patel and we are studying electricity of standard 10. In this video we are going to study about numericals, right? We'll solve some illustrations, right? So let's start with first illustration of standard 10 chapter current electricity. Its name is simply electricity, right? But we are studying about current electricity over here. So let's move to first numerical, and first numerical is, the question is as given here, a current of 0.5 ampere. 0.5 ampere means how much current is there? Electric current is 0.5 ampere. Right? This much current is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. How much minutes are there? 10 minutes. Okay, before going to this thing, let's discuss about something. Whenever we solve numericals, we need to know certain things, right? जब भी हम लोग कोई भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या किसी भी न्यूमेरिकल्स, अगर हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड क्वेश्चन इन इट्स एग्जैक्ट मीनिंग. आपको क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग मालूम होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये आप लोगों को अच्छे से मालूम होना चाहिए. ठीक है. सेकंड थिंग कि आप लोगों में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए. व्हाट यू नीड टू हैव इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. जो मेरे ट्यूशन में आते हैं बच्चे, वो लोग को मालूम है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसा होता है, राइट? मैंने आपको बहुत बार समझाया, राइट? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए. हाँ, स्कूल में भी मैंने बच्चों को सिखाया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड कैसे आता है. क्या मतलब क्या सोचोगे, कैसा सोचोगे तो आप में यू विल गेट दिस थिंग, राइट? I will not speak this thing in video. ठीक है, तो जो लोग मेरे क्लास में अभी तक पढ़ चुके हैं उनको ये मालूम है, they have that advantage. ठीक है, चलो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए. फिर आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए. You must know formulas. Understood? Because formulas are very important. It is like soul of any problem. आप जितने भी अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड वाला आप में एटीट्यूड हो, या फिर आप जितने भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फॉर्मूला नहीं जानते तो फिर कुछ काम का नहीं है. फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न. अंडरस्टूड? फिर फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए. अंडरस्टूड? और वर्ड प्रॉब्लम में जो लिखा गया है वो कौन सी क्वांटिटी है ये हमें पता चलना चाहिए. अंडरस्टूड? फिर तो क्या है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट मीनिंग में समझे हो. सेकेंड थिंग, आपको सारे फॉर्मूलाज आते हो. थर्ड थिंग, जो बुक में जो क्वांटिटी दिया है वो कहां पर सेट होगा वो आपको, मतलब इज दिस अ करंट, इज दिस अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इज दिस अ रेजिस्टेंस, ये पता चल रहा है अगर आपको, तो फिर आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. फॉर्मूला मालूम है, मतलब 3 थिंग्स इफ यू हैव. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, फॉर्मूलाज एंड क्वांटिटीज. 3 थिंग्स आप में है तो फिर एक ही चीज चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड और सॉल्व. अंडरस्टूड? और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स नहीं है. 10th स्टैंडर्ड का आप में से बहुत लोग को 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स बहुत टफ लगता है, राइट? तो इट इज नॉट लाइक दिस. इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो यहां पर भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे. ठीक है, चलो यहां पर हम लोग क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेंगे. ठीक है, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो. मैं सामने क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, नीचे यहां पर है, और आप लोग यहां पर क्वेश्चन पढ़ो. ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. 10 मिनट के लिए एक इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट से कितना करंट पास हो रहा है? 0.5 एम्पियर. अंडरस्टूड? 10 मिनट तक 0.5 एम्पियर का करंट एक बल्ब के फिलामेंट से पास हो रहा है. अंडरस्टूड? फाइंड द, मतलब प्रिवेल कर रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट. तो कितना इलेक्ट्रिक चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, राइट? क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? दैट वी डोंट नो, राइट? वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, वी हैव टाइम, बट व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ. ठीक है, तो चलो, बट वी नो दैट I is equals to Q by T, number of electric charges per unit time is equals to electric current passed per circuit, right? अब यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, टाइम है, बट इलेक्ट्रिक चार्ज हमें ढूंढना है. लेट्स ब्रिंग दिस T over here. Here it is dividing electric charge. If it will come here, it will multiply with electric current. Therefore, I T is equals to Q. Therefore, Q is equals to, what is I?
0.5 multiply by 600 is equals to 300 coulomb. So how much electric charge we got here? 300 coulomb. This is the answer of this question. Understood? तो इस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करेंगे. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम. ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा 2 कूलम चार्ज को पास करवाने में. कहां से कहां तक? अक्रॉस 2 पॉइंट्स के बीच में से 2 कूलम के चार्ज को पास करवाना है. तो कितना काम करना पड़ेगा? हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रखा है बिटवीन द 2 पॉइंट्स. द हाउ मच वर्क शुड बी डन टू ब्रिंग 2 कॉलम्स फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अनदर. अंडरस्टूड? और हम लोग को मालूम है कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ, पहले हम लोग चलो ये बाद में करते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला में हम लोग आ जाएंगे. तो पहले हम लोग लिख देते हैं व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड. चलो, तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन टू अस, राइट, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट. और दूसरी चीज हम लोग को क्या दी हुई है? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. हाउ मच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज देयर? 12 वोल्ट. आप लोग ऊपर देखोगे, ठीक है, क्वेश्चन इज गिवन देयर, right? You will check there. Understood? Okay, sure. This much electric charge is there. This much electric potential difference is there. Now, what we need to find is work done to bring this much electric charge from one point to the another. Understood? How much work is to be done to bring this much charges from one point to the another? That is W. चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं एक बार, ठीक है. मैं रफली बोलूंगा, मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा अभी, बिकॉज वी नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल ओनली, राइट. तो अभी मैं कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ डेफिनेशन ऐसा है कि वर्क नीड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट विद इन द सर्किट. ठीक है, इसका मतलब, इसको अगर डेफिनेशन को अगर फॉर्मूला में बिठाते हैं तो क्या होगा? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज from one point to the another is called electric potential difference. Electric potential difference को भी लिखते हैं, वर्क डन के लिए W, इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए Q. अंडरस्टूड? तो चलो, इतनी चीजें तो हम लोग को पता चल गई कि भाई दिस इज गिवन टू अस, दिस वी नीड टू फाइंड एंड दिस फॉर्मूला वी कैन यूज टू फाइंड दिस क्वांटिटी. अंडरस्टूड? तो चलो वैसे हम लोग ढूंढने के देख लेते हैं. इट इज वेरी सिंपल. आप लोग देखोगे अभी तक आंसर भी ढूंढ लिया हुआ है ना, लेकिन पेशेंस रखो भाई, नहीं तो फास्ट फॉरवर्ड कर दो, ये तो वीडियो ही है. ठीक है, चलो. व्हाट वी हैव इज V and Q, व्हाट वी डोंट हैव इज W. तो वही लास्ट समय जो किया था कि इसको यहां पर ला देते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिवाइडिंग वर्क डन. इफ वी ब्रिंग इलेक्ट्रिक चार्ज ओवर हियर, इट विल गेट मल्टीप्लाई विद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. देयरफॉर VQ is equals to W. Therefore, W is equals to, now what is the electric potential difference? 12 volt. Multiply by 2 coulomb charge. That is 24 joule. 24 joule work is needed to be done to bring 2 coulomb charge from, across the 2 points having electric potential difference of 12 watt. Understood? तो ये हो गया सेकेंड इलस्ट्रेशन. अंडरस्टूड? अब चलो थर्ड इलस्ट्रेशन में जाते हैं. नाउ लेट्स सी थर्ड न्यूमेरिकल. थर्ड न्यूमेरिकल क्या है? ठीक है, तो थर्ड न्यूमेरिकल ऐसा है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट. जितना हमारे ये पॉइंट में आता है ना, that much electric potential is there, right? हमारे प्लग पॉइंट में, हमारे स्विचेस में, मतलब हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आता है उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ इतना ही रहता है, 220 to 240 वोल्ट roughly. ठीक है, means it is between these two numbers. Understood? 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm. रेजिस्टेंस कितना है? 1200
ओम, इतना रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलो हाउ मच, अच्छा यहां पर दो चीजें दिया है, तो ए है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, कितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें से ड्रॉ होगा इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट विल बी ड्रॉन फ्रॉम दिस, ठीक है। चलो तो फिर यहाँ पर वो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला क्या था कि हम लोग ने देखा था ना कि भाई V by I is equals to R, है ना, V by I is equals to R, अंडरस्टूड। जब हम लोग ये दोनों का रेशियो लेते थे तो वो कांस्टेंट रहता था, V by I का रेशियो कांस्टेंट रहता था, और V by I is equals to R, उससे हम लोग ने ये भी देखा था कि V by R is equals to I। चलो मैं यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई देता हूँ, I is equals to V by R, मतलब अब जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करो उतना इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे उतना इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होगा, इसलिए ये दोनों में इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है और ये दोनों में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, अंडरस्टूड। और फॉर्मूला क्या है, I is equals to स्ट्रेटली फॉर्मूला है I is equals to V by R, अंडरस्टूड। फिर से आप लोगों ने तो अभी तक आंसर ढूंढ भी लिया होगा, है ना। चलो आप लोग में से कुछ लोगों ने आंसर ढूंढ लिया होगा, तो चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। देन व्हाट इज I is equals to, I equals to V क्या है 220, R क्या है 1200, 1160, तो 11 by 60 एम्पियर। चलो इसको फ्रैक्शन में लाते हैं, ठीक है। इसका फ्रैक्शन में आंसर कुछ होगा 0.18 एम्पियर, है ना। चलो आप लोग, मुझे मालूम है कि सर आप तो बुक में से देख के कैलकुलेशन किया है, ठीक है। चलो यहाँ पर डिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो 60 11, चलो सबसे पहले तो ये 60 से, मतलब यहाँ पर एक जीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये 60 से छोटा है, तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। ओके चलो, फिर 60 को यहाँ पर 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 120 ज्यादा हो जाएगा, तो 1 से ही करना पड़ेगा 60, ठीक है। अब 11 माइनस 6 क्या होगा 500, ठीक है। अब 60 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का टेबल देख, चलो पहले यहाँ पर 0 का 0 तो लिख ही देते हैं। अब 6 का टेबल देखते हैं, 6 का टेबल में 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 क्या होगा 6 9 54, ठीक है। तो यहाँ पर 6 54 बढ़ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 6 8 48 करेंगे, ठीक है। तो ये आता जाएगा, अंडरस्टूड। वी डोंट वांट टू गेट फॉल इन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं 0.18, वही है आंसर, देखो, isn't it? Understood? So that is how one can solve this division and get this answer. Understood? Don't conclude your answer in fraction answer. Conclude your answer in decimal number. Understood? So this is just solution of A. तो यहाँ पर solution A खत्म हो गया, अब यहाँ से B start होगा, understood? चलो B क्या है, B है how much current will an electric heater coil, how much current will an electric heater coil draw from a 220 volt source, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, फिर से इलेक्ट्रिक करंट ढूंढने के लिए बोला है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला है 220 वोल्ट, सेम V is equal to 220 वोल्ट, ठीक है। चलो यहाँ पर रेजिस्टेंस देख लेते हैं कितना है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 100 ओम, सीधा सीधा दे दिया, सिंपल, वेरी इजी। रेजिस्टेंस इज 100 ओम, अंडरस्टूड। नाउ वी हैव टू फाइंड, सेम यही मेथड से करना है, इलेक्ट्रिक करंट कितना दिया हुआ है वी डोंट नो, ठीक है। चलो तो फिर इलेक्ट्रिक करंट ढूंढ लेते हैं। I is equals to V by R, सेम V is equals to 220, सिर्फ रेजिस्टेंस बदल गया है, ये 100 2.2 एम्पियर। This is the answer of this question, understood? चलो
तो ये सॉल्व हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 12 एग्जांपल 12.3। नाउ लेट्स मूव टू द 12.4। चलो अभी कुछ ढंग का सम मिला है, ठीक है। यहाँ पर चलो क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लगा मुझे क्वेश्चन, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस, आप यहाँ पर रीड करो, मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है, कितना है पोटेंशियल डिफरेंस? 60 वोल्ट। अंडरस्टूड? फिर और क्या दिया हुआ है? When it draws a current of 4 एम्पियर from the source, जब इसमें 4 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। अब what current will be the heater draw? अब देखो फिर से ये करंट पूछ लिया, करंट दिया हुआ है और करंट पूछ रहा है। ऐसा बोल दिया है कि जब 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं अगर हम लोग इलेक्ट्रिक हीटर में, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रिवेल होगा, वो होगा 4 एम्पियर। तो अभी पूछ रहे हैं कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा अगर if the potential difference is increased to 120 volts। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कितना से इंक्रीज कर रहे हैं? 120 वोल्ट में इंक्रीज कर रहे हैं, तो कितना करंट बढ़ेगा? अंडरस्टूड? हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट वुड बी। अब देखो यहां पर रेजिस्टर जो है वो सेम रखा है, ठीक है। इट इज इलेक्ट्रिक हीटर, वो सेम है। इलेक्ट्रिक हीटर इज सेम इन बोथ द केस। सिर्फ चेंज क्या किया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता है। अंडरस्टूड? वैसे तो आंसर यहाँ पर देखिए पता चल जाता है ना, 8 एम्पियर आंसर होगा। लेकिन हम लोग ऐसे अगर 8 एम्पियर लिख दिए ना तो मार्क्स 0 पे लेंगे, ठीक है। तो देखो एटलीस्ट मैं अगर एग्जामिनर में आ गया तो खत्म भाई, मैं तो 0 ही दूंगा, सीधा आंसर लिख दोगे तो, ठीक है। तो या फिर मेरे जैसा कोई टीचर भी आ गया ना तो भी खत्म। तो देखो इसको ढूंढना कैसे है, इसके लिए चाहिए हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, है ना। आप लोग को तो वो जो लोग मेरे पास पढ़े हैं वो लोग को सिनेमा वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड तो याद होगा ना, बस वही चीज यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर हम लोग को रेजिस्टेंस ढूंढना होगा। अंडरस्टूड? बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर रिमेन्स सेम। आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, लेकिन रेजिस्टेंस तो उतना का उतना ही रहेगा। बिकॉज रेजिस्टेंस इज डिपेंडिंग ऑन length, cross section and material that we are using, electric appliances that we are using। electric appliances नहीं बदला है, उसमें कुछ भी length, cross section कुछ भी नहीं बदला है, वो वैसे का वैसा ही है। हम लोग ने वही इलेक्ट्रिक हीटर को यूज किया था जो इलेक्ट्रिक हीटर ये वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक करंट में यूज हुआ था, वही इलेक्ट्रिक हीटर यहाँ पर यूज करना है। तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सेम है, तो दोनों में रेजिस्टेंस सेम रहेगा। अंडरस्टूड? तो चलो पहले इसमें रेजिस्टेंस ढूंढ लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास और इलेक्ट्रिक करंट ढूंढना है। तो अगर इसमें हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाएगा, इसमें हम लोग को रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? लेकिन रेजिस्टेंस तो हमारे पास है नहीं, तो रेजिस्टेंस हम लोग कहां से ढूंढेंगे? तो ये केस में और ये केस में, इन दिस केस एंड इन दिस केस रेजिस्टेंस तो सेम है, तो यहां पर हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढ लेंगे बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन हियर, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन हियर, तो यहां से रेजिस्टेंस मिल जाएगा और वही रेजिस्टेंस हम लोग इसके लिए यूज करेंगे तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलो तो हम लोग इसको यूज करते हैं अभी, ठीक है। चलो सबसे पहले इसमें हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V1 बाय A1। क्या होगा? V1 क्या है? 60 बाय 4 15 ohm। What is the answer over here? 15 ohm is the answer। Understood? चलो अब हमें रेजिस्टेंस मालूम है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है तो इलेक्ट्रिक करंट भी मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कैसे मालूम पड़ेगा? चलो देख लेते हैं। नाउ A2 is equals to resistance remains same। Understood? V2 by R। V2 by R। तो V2 क्या है? 120 बाय रेजिस्टेंस क्या है? 15 ओम, है ना। 15 का टेबल नहीं आता तो रन कर लो पहले। 8 एम्पियर इज द आंसर। Isn't it very simple? It is, isn't it? लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए भाई, अब ये दिमाग में आना चाहिए
कि अगर ये ढूंढना है तो रेजिस्टेंस चाहिए, और रेजिस्टेंस हम लोग कहां से ढूंढ सकते हैं, यहां से ढूंढ सकते हैं। और ये दिमाग लगाने के लिए पहले व्हाट इज गिवन टू यू दैट यू शुड नोट डाउन, एंड व्हाट यू नीड टू फाइंड इज आल्सो शुड बी नोटेड डाउन। और आप किस चीज थ्रू ये चीज ढूंढ सकते हो, आप कौन से क्वांटिटी से आप ये क्वांटिटी ढूंढ सकते हो, तो ये भी पता चलना चाहिए आपको। तो और ये सबको समझने के लिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो देखो इसमें मेरे सारे मैंने जितना आपको बोला था सब कुछ इसमें यूज हो गया है ना। तो दिस इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ सम, अंडरस्टूड। यही चीज अगर आप लोग मैथ्स में भी यूज करते हो, ट्रिगोनोमेट्री वाले चैप्टर में, हाइट एंड डिस्टेंस वगैरह, मुझे नहीं मालूम आपके सिलेबस में है या नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर वो टू वेरिएबल्स वाला जो है, टू पेयर आई मीन दो आई मीन क्या बोलते हैं उसको, वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स है और उसके लिए दो पेयर आई मीन दो इक्वेशन है और दोनों वेरिएबल्स की क्वांटिटी को फाइंड करना है। तो अब ये आप कर सकते हो बाय, आप ये एटीट्यूड जो मैंने आपको बताया ना कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए, ऑल इफ यू रिमेंबर ऑल सच पॉइंट्स यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम, अंडरस्टूड। चलो तो फिर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल में बढ़ते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर सर्किट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। चलो क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ठीक है, देखो क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है कि एक सर्किट हम लोग के पास, ये सर्किट हम लोग को दिख रहा है जिसमें एक कंडक्टर है, कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है 4 ohm, अंडरस्टूड। और उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसका कितना रेजिस्टेंस है 20 ohm, और यहाँ पर जो बैटरी कनेक्ट किया गया है उससे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है हम लोग को 6 वोल्ट का, अंडरस्टूड। तो इतनी कंडीशंस हमें दे दी है, इतनी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में से मिल गई है, एंड सर्किट इज आल्सो गिवन इन आवर आई मीन इन दिस क्वेश्चन। तो इसका रिजल्टेंट सर्किट हम लोग एक बार बना देते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट सर्किट हम लोग का कैसा होगा, देखो सर्किट है ना, हमेशा आप लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो सर्किट राइट हैंड साइड में ड्रॉ करना, ठीक है। और क्वेश्चन वाला जो सर्किट है वो आप ड्रॉ करो या ना करो, लेकिन रिजल्टेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना ही है, अंडरस्टूड। तो चलो इसका रिजल्टेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। अभी इसका अगर रिजल्टेंट सर्किट ड्रॉ नहीं करेंगे तो चलेगा, बिकॉज इट इज वेरी सिंपल काइंड ऑफ सर्किट, अंडरस्टूड। लेकिन फॉर अ प्रैक्टिस कि हम लोग को कैसे करना चाहिए, कैसे ये टाइप के सम्स को अप्रोच करना चाहिए, इसलिए हम लोग रिजल्टेंट सर्किट यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, अंडरस्टूड। तो चलो दो रेजिस्टेंस है, एक तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिक बल्ब का। तो दोनों के लिए हम लोग रेजिस्टेंस का सिंबल यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। चलो दिस इज की, ठीक है। चलो अब ये यहां पर ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जो है 4 ओम, अंडरस्टूड। और यहां पर कितना रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रिक लैंप का रेजिस्टेंस है, और यहां पर कितना है 20 ओम, अंडरस्टूड। और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है 6 वोल्ट, अंडरस्टूड। तो यही देखो ये सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। ड्रॉ करने का क्यों मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आई एम सॉरी 6 वोल्ट, ठीक है। R1 ये मान लो ये R1 है और ये R2 है। R1 इज इक्वल्स टू 4 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 20 ओम, अंडरस्टूड। दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन टू अस। एक स्टेटमेंट में हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिली है, और जो सर्किट दिया हुआ है यहाँ पर मैंने सर्किट भी रखा हुआ है, तो वो सर्किट का रिजल्टेंट सर्किट कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे ऐसा है कैलकुलेट ए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस तो मैं नहीं बोलूंगा इसको, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो यहां पर देखो दोनों रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में है, तो यहां पर सिंपल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा हम लोग को R1 प्लस R2 करके मिलेगा, दैट इज 4 प्लस 20 एंड 24 ओम, एंड दिस 24 ओम, अंडरस्टूड। चलो
ए तो सॉल्व हो गया यहाँ पर, अंडरस्टूड। चलो अभी बी क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, अंडरस्टूड। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल रहा है और यहां पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो भी हमें ढूंढना है, अंडरस्टूड। तो चलो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम लोग भी ट्रिकी को सॉल्व करने वाले हैं, है ना। मतलब ट्रिकी को भी सॉल्व करते ऐसे हैं हम लोग, इजंट इट। तो यहां पर हम लोग देखो क्या करेंगे, वी नीड टू फाइंड V1 एंड V2। तो यहां पर हम लोग V1 को ढूंढना है और V2 को ढूंढना है। अब यहां पर भी प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड यूज होगा, है ना। एक ही देखो, मेरा एक चीज जो सिखा होता है ना, वो 9, 10, 11, 12 हर जगह पर काम करता है, ठीक है। तो हमेशा वो याद रखना आप लोग। तो चलो V1 क्या है, यहाँ पर V1 हम लोग को नहीं मालूम, V2 हम लोग को नहीं मालूम। चलो V1 क्या है वो बता देता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। एंड व्हाट इज V2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप, अंडरस्टूड। तो वहां पर ये दोनों रेजिस्टेंस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, अंडरस्टूड। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, इलेक्ट्रिक करंट, हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रिवेलिंग इन द सर्किट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ढूंढ लेंगे तो हम लोग रेजिस्टेंस के हिसाब से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी हर एक रेजिस्टेंस के लिए ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो चलो पहले इलेक्ट्रिक करंट ढूंढते हैं हम लोग। हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, अंडरस्टूड। बैटरी से पूरे सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो भी है। तो लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक करंट एंड वी नो दैट I इज इक्वल्स टू V by R। व्हाट इज V? इट इज 6/24, तो 0.25 एम्पियर। कितना इलेक्ट्रिक करंट कितना मिला हम लोग को, चलो यहां पर तो गलत लिख दिया मैंने, यहां पर नहीं लिखना, 0.25 एम्पियर, है ना। इतना इलेक्ट्रिक करंट हमें इस सर्किट में मिला, अंडरस्टूड। चलो नाउ दिस मच इलेक्ट्रिक करंट इज प्रिवेलिंग इन होल सर्किट, अंडरस्टूड। अब देखेंगे इसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है और इसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। चलो V1 ढूंढते हैं। V1, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, इट इज सिंपली IR। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, मतलब IR1। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना है, 0.25 मल्टीप्लाई बाय R1 क्या है, 4। तो इट इज सिंपली 1 वोल्ट, इट इज सिंपली 1 वोल्ट। एंड व्हाट इज V2? IR2, I तो सेम है, मल्टीप्लाई बाय इसमें कितना है, 20। तो चलो अभी इसमें क्या होगा, इसमें आंसर आएगा आपका 5 वोल्ट, अंडरस्टूड। तो चलो बी भी सॉल्व हो गया। देखो बी एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, ठीक है, ये कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया और आपके माइंड में आप कैसे सोचोगे तो आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा, ये हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचोगे, देखो आप लोग को दोनों ये दो रेजिस्टेंस में कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपको ढूंढना है। फॉरगेट अबाउट कंडक्टर एंड लैंप राइट नाउ, हम लोग ने रिजल्टेंट सर्किट ड्रॉ कर लिया है, अब ये इसी को पकड़ के चलना है, अंडरस्टूड। हाँ, लेकिन हमारा रिजल्टेंट सर्किट एकदम करेक्ट होना चाहिए, इट शुड बी 100% करेक्ट, तो ही हम इस पे पूरा डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो पूरा डिपेंडेंट होना ही है इसमें, इसलिए सर्किट हमेशा हमारा राइट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो सर्किट में कभी भी मिस्टेक मत करना भाई, रिजल्टेंट सर्किट ड्रॉ करने में कभी भी मिस्टेक मत करना। तो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस, अंडरस्टूड, बिकॉज दिस बिकम फाउंडेशन फॉर योर होल न्यूमेरिकल। तो चलो ये सर्किट में क्या है, दो रेजिस्टेंस है, हम लोग को इतना मालूम है सीरीज कनेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है, थ्रू आउट द सर्किट इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम, बट वोल्टेज ड्रॉप
across the resistance, across the different resistance are different, across the different resistance are different. आप लोग याद करो, आप लोग ने ये पढ़ा था V is equals to V1 plus V2 plus V3, है ना? फिर V is equals to IR, V1 is equals to IR1, V2 is equals to IR2, V3 is equals to IR3. फिर ये सारे इक्वेशन को आपने एक इक्वेशन में किया था, IR is equals to IR1 plus IR2 plus IR3, I कॉमन लिया था और दोनों जगह से I निकाल दिया था, आपको मिल गया था R is equals to R1 plus R2 plus R3, है ना? ये किया था आप लोग ने, अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से पुराना वाला देख लो, डेरिवेशन के हमने छोटा सा डेरिवेशन, बच्चों जैसा डेरिवेशन हम लोग ने किया था ना। तो चलो यहाँ पर भी उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पहले ढूंढ लेंगे, अंडरस्टूड, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द सर्किट। देखो यहाँ पर अगर हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप ढूंढना है तो हमारे पास दो क्वांटिटी होनी चाहिए, कौन से इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट सेम रहता है। अगर हम लोग, हमारे पास रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है, वी डू हैव रिजल्टेंट रेजिस्टेंस और टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट है हमारे पास, तो उससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ढूंढ सकते हैं कि हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट इज देयर इन द सर्किट। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में ढूंढ लिया। अब ये इलेक्ट्रिक करंट तो सेम है, ये रेजिस्टेंस में हो या ये रेजिस्टेंस में हो, बैटरी से मिल रहा है, सब कुछ इलेक्ट्रिक करंट तो हर जगह पर पूरे सर्किट में सेम है, ठीक है? अब इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग है, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट मिल गया हम लोग को 0.25 एम्पीयर, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट मिला हुआ ही है 0.25 एम्पीयर, अंडरस्टूड। अब ये दोनों को हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे, तो V1 is equals to IR1, I 0.25 एम्पीयर, R1 4 ओम, और ऐसे ही V2 is equals to IR2, I इलेक्ट्रिक करंट is 0.25 एम्पीयर एंड R2 is equals to 20 ओम, अंडरस्टूड। तो हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपको इसमें चेक करना है whether your answer is correct or not, तो आप V is equals to V1 plus V2 करके देख लो। क्या करके देखोगे आप? V is equals to V1 plus V2। अगर ये आपका राइट हो रहा है तो योर आंसर इज करेक्ट। V1 क्या है? 1 वोल्ट, V2 क्या है? 5 वोल्ट, दोनों को प्लस करो 6 वोल्ट हुआ, आपका V क्या है? 6 वोल्ट, अंडरस्टूड। तो इन दिस वे यू कैन चेक योर आंसर एज वेल, अंडरस्टूड। और ये राइट आ रहा है तो मतलब आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है? चलो, तो सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, यहां पर मैं एक चीज आपको बताना भूल गया कि B was just to find electric current, ठीक है ना? तो B was, अब यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, लेकिन आंसर तो मिल गया। तो B was about to find electric current, अंडरस्टूड। इलेक्ट्रिक करंट भी हमें नहीं मालूम है क्या है, अंडरस्टूड। तो B was about to find electric current, इलेक्ट्रिक करंट मिल गया, एंड C was about to find voltage drop across the two resistors। इस एग्जांपल नंबर 12.8, ठीक है? यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एंड डायग्राम, सर्किट डायग्राम इज गिवन ओवर देयर, अंडरस्टूड। देखो, सर्किट डायग्राम यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये पहले सर्किट डायग्राम देख लो। यहाँ पर आप वोल्ट मीटर को और ए मीटर को इग्नोर करो, ठीक है? इग्नोर जस्ट वोल्ट मीटर एंड ए मीटर बिकॉज वी डोंट रिक्वायर वोल्ट मीटर एंड ए मीटर ओवर हियर, अंडरस्टूड। तो चलो, क्वेश्चन क्या है आप लोग यहाँ पर पढ़ लो। मैं तो सामने मेरे क्वेश्चन है, मैं वहां पर पढ़ूंगा। In the circuit diagram given in figure 12.10 लिखा है बुक में, but this figure, understood? Suppose the resistors R1, R2 and R3, तीन resistance है ना, R1, R2 and R3, have the values 5 ohm, 10 ohm and 30 ohm। तो चलो सबसे पहले given लिख देते हैं यहाँ पर। तो R1 is equals to 5 ohm, R2 is equals to 10 ohm and R3 is equals to 30 ohm, अंडरस्टूड। ये बड़ा वाला समय से मैं छोटा करके लिख रहा हूं, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट। रेस्पेक्टिवली R1, हाँ रेस्पेक्टिवली लिखा है। चलो नेक्स्ट, which have been connected to a battery of 12 volt, अंडरस्टूड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट। अब देखो, यहां पर एक चीज बहुत ध्यान में रखना,
देखो सर्किट में देखो ये तीनों तीन रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में है, तो यहाँ पर थ्रू आउट ऑल द रेजिस्टर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। यहाँ पर क्या अलग अलग होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग होगा। सीरीज कनेक्शन से उल्टा पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप सेम रहता है और इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग रहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट इज डिस्ट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड इन दिस सर्किट। अंडरस्टूड? तो देखो चलो आगे जाते हैं हम लोग। कैलकुलेट ए द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, देखो है ना करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, तो चलो ए ढूंढ लेते हैं, ठीक है। चलो I3 पहले ढूंढते हैं, ठीक है। व्हाट इज I3? तो I3 इज I1, सबसे पहले हम लोग I1 ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज I1? I1 is electric current which is passing through resistor R1, understood? तो V by R1, अब V by R1 क्या है, V है 12 वोल्ट, R1 क्या है 5 ओम, understood? What is the answer over here? 2.4 ampere, understood? चलो what will be I2? Similarly V by R2 12 by 10, क्या होगा आंसर इसका? 1.2 एम्पियर। चलो I3 यहां पर कॉमा कर देते हैं, V by R3 is equals to 12 by 30. What would be the answer over here? तो सबसे पहले तो यहां पर हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो 0.4 एम्पियर। So these are the answer. This is electric current passing through resistor R1, this is electric current passing through resistor R2, and this is electric current passing through resistor R3. Understood? तो ये हमारा हो गया सॉल्व A, ठीक है। चलो नेक्स्ट में जाते हैं। Now what is B over here? The total current in the circuit. टोटल करंट कितना है? तो टोटल करंट इन द सर्किट इज सिंपली I is equals to I1 plus I2 plus I3, है ना। यही चीज हम लोग ने पैरेलल रेजिस्टेंस में किया था। देखो I is equals to V by R1, I1 is equals to V by R1, I2 is equals to V by R2, I3 is equals to V by R3, और फिर हम लोग ने क्या किया था कि I is equals to I1 plus I2 plus I3 और उसके मैंने V by R is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3 ऐसे करके सॉल्व किया था ना। फिर V कॉमन लिया था, कट कर दिया था, हम लोग को आंसर क्या मिला था, 1 by R। 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, isn't it? तो यही चीज यहाँ पर भी देखो बहुत रिलेट कर रही है ना, जो चीज थ्योरी में आती है ना वही चीज उसके न्यूमेरिकल में भी आता ही है। अंडरस्टूड? तो चलो यहाँ पर हम लोग क्या ढूंढेंगे अभी, क्या है भी, हम लोग ने अभी डिस्कस किया था टोटल करंट इन द सर्किट। तो चलो बी टोटल करंट इन द सर्किट I ले लेते हैं, ठीक है। I is equals to I1 plus I2 plus I3 कितना है, चलो 2.4 plus 1.2 plus 0.4 कितना मिलेगा हम लोग को, 4 एम्पियर। अंडरस्टूड? इट वुड बी 4 एम्पियर। देखो 2.4 plus 1.2 plus 0.4, तो ये हो गया 10। अंडरस्टूड? सो इट इज 4 एम्पियर। चलो अब C क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। चलो C इज द टोटल करंट इन द ओके टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। टोटल सर्किट मतलब यहां पर आप लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। अंडरस्टूड? तो R इज इक्वल्स टू याद करो हम लोग ने ऐसे लिखा था 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अगर आपको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड दिख रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। अंडरस्टूड? चलो ये देख के सॉल्व करते हैं, बिकॉज आप वो वाला देखोगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो लेट्स सॉल्व इन दिस इक्वेशन, ठीक है। चलो 1 by R1 क्या है, 1 by 5
प्लस 1/10 प्लस 1/30। अरे फ्रैक्शन का एडिशन आ गया, अरे क्या है ये, है ना। मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो साइंस लेना है ना अगर, तो इससे तो पाला पड़ने वाला है, ठीक है। तो डोंट इग्नोर दिस थिंग, अंडरस्टूड। इन फैक्ट प्रैक्टिस दिस थिंग, ठीक है। चलो देखो यहां पर मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम करने का ट्राई किया। यहां पर 30 है 1, 5 6 30 हो जाएगा, 30 1 30, 10 3 30। तो नीचे जिसके साथ मल्टीप्लाई किया ऊपर भी उसके साथ मल्टीप्लाई करना ही होता है, हाँ हमेशा। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, isn't it? चलो फिर यहां ऊपर क्या आएगा, 6/30 प्लस 3/30 प्लस 1/30। अंडरस्टूड। अब डिनोमिनेटर सेम है तो चलो न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 6 प्लस 3 प्लस 1 क्या होगा, 10/30, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3, दैट इज 0.33 ओम, है ना। अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आपका आंसर रॉन्ग है। और आप बिलीव करो, आप में से मैक्सिमम लोग एकदम यहां पर आपके मालूम होने के बाद भी आप लोग ये मिस्टेक करते हो। सो नेवर एवर, जितना भी हरी हो कुछ भी हो, ये मिस्टेक मत करना, अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा पेशेंस रखो और देखना, अभी मैं आपको दिखाता हूं। दिस इज व्हाट 1/r इक्वल्स टू, देयरफॉर इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो r/1 नथिंग बट r/1 का मतलब r ही होता है ना। ये तो हम लोग पता चल जाता है, ठीक है। 3/1 तो 3/1 मतलब 3। अंडरस्टूड। तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर आपका आंसर 0.33 या 1/3 आ रहा है तो गलत। तो देखो ये कभी मत करना भूलना, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ये नंबर होल नंबर ही आना चाहिए या फ्रैक्शन आना चाहिए, अंडरस्टूड। हाँ, लेकिन मैं एक आइडिया आपको देता हूं, ये हमेशा याद रखना। पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कनेक्शन होता है तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है ना, हमेशा इसमें से सबसे जो छोटा कनेक्शन है उससे भी छोटा होगा। इसमें सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, ये 5 ओम, तो ये 5 ओम से भी छोटा होगा, अंडरस्टूड। टोटल रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन द लीस्ट रेजिस्टेंस अमंग द रेजिस्टेंस। तो ये आप पैरेलल रेजिस्टेंस में याद रखना। और सीरीज कनेक्शन में उल्टा है, जिसका हाईएस्ट रेजिस्टेंस है ना उससे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको मिलेगा सीरीज कनेक्शन में, अंडरस्टूड। तो ये आप लोग को आपके आंसर चेक करने हैं तो इट विल बी हेल्पफुल। ऐसा नहीं है कि ये याद रखना ही पड़ेगा, बट इट विल बी हेल्पफुल इफ यू लर्न दिस टू चेक योर आंसर। अगर नहीं याद रहता है तो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके, इट्स ओके, ठीक है। चलो, सो दिस इज अबाउट एग्जांपल नंबर 12.8। अब नेक्स्ट सम में जाएंगे, दैट इज एग्जांपल 12.9। ओके, लेट्स मूव टू एग्जांपल नंबर 12.9। तो यहाँ पर सर्किट है, फिर से एक बार सर्किट है, ठीक है, और क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन क्या है और सर्किट भी आप ध्यान से देखो, ठीक है। सर्किट में देखो यहाँ पर 5 टोटल रेजिस्टेंस है और कैसा कनेक्शन है एकदम ध्यान से देखो। सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, क्या है एकदम ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कनेक्शन, है ना, दोनों पैरेलल कनेक्शन में है। और रेजिस्टेंस R3, I'm sorry, resistance R3, R4. Now let's study about example number 12.9. इसमें 5 रेजिस्टेंस है, देखो वहां पर सर्किट डायग्राम है और यहां पर आपके क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। और आप देखो यहां पर सर्किट डायग्राम में 5 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, ठीक है। देखो यहां पर सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, देखो एकदम ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है। यहां पर सब कुछ एकदम भेलपुरी बना के दिया हुआ है ना। सीरीज कनेक्शन भी है, पैरेलल कनेक्शन भी है। अगर आपको सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में दिख रहे हैं तो यू हैव नॉट ऑब्जर्व दिस सर्किट केयरफुली,
अंडरस्टूड। अगर आपको यहाँ पर भेलपुरी दिख रही है तो आपने सर्किट को एकदम अच्छे से पहचाना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर खिचड़ी बनी हुई दिख रही है, देन यू हैव आइडेंटिफाइड दिस सर्किट वेरी करेक्टली, अंडरस्टूड। मैं अगर सब कुछ खिचड़ी हो रहा है ना, सब कुछ मिक्स हो रहा है ना, तो आप लोग इसका मतलब आप समझो कि कुछ आप लर्न कर रहे हो कुछ, ठीक है, आपको समझ में आने लग रहा है, अंडरस्टूड। अगर आप सब अलग अलग रखोगे कि ये हाँ ये ऐसा ही है, वो अलग है, ये यहाँ पर अलग होता है, सीरीज कनेक्शन अलग, पैरेलल कनेक्शन अलग, ये, तो फिर कभी भी आप अच्छे से समझ में नहीं पाओगे। तो मिक्स द थिंग्स एंड ट्राई टू फाइंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टूड। आप ये चीज थियोरी इसके साथ कंबाइन करके देखो फिर क्या होना चाहिए, ये सब ब्रेनस्टॉर्मिंग होना चाहिए, तो ये साइंस पढ़ने में मजा आता है, अंडरस्टूड। अगर फिर आप ये इलेक्ट्रिक करंट, ग्रेविटी दोनों को अलग कर दिया, फिर इट डजंट, यू डोंट फाइंड एनी इंटरेस्ट इन इट। लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि चलो मैं ग्रेविटी को यूज करके इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करूंगा, देन इसी की वजह से हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिले, है ना। किसी ने ऐसा सोचा था तब जाके हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट मिला। तो सब ये थ्योरीज को मिक्स करो, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन का थ्योरीज को मिक्स करो और फिर सॉल्व करो, तो यू फाइंड समथिंग वेरी गुड, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको ऐसा लगेगा, कुछ फील हो कि हाँ भाई चलो मैंने कुछ लर्न किया है, अंडरस्टूड। ऐसे नहीं कि भाई ABCD CAT कैट ऐसे लर्न किया है, ऐसा नहीं। आपको लगेगा कि मैंने कोई अच्छी चीज लर्न की है, विच वुड बी एप्लीकेबल समवेयर, विच माइट बी एप्लीकेबल समवेयर, मे बी, अंडरस्टूड। तो चलो यहाँ पर R1 एंड R2 देखो सर्किट में, R1 एंड R2 दोनों रेजिस्टेंस जो ऊपर दो दिए ना R1 एंड R2 है, तो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है। और नीचे देखो, नीचे R3 R4 और R5 है, दोनों ये तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन में है, अंडरस्टूड। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल कनेक्शन, R3 R4 एंड R5 आर इन पैरेलल कनेक्शन। तो ये सर्किट पहले एकदम अच्छे से समझ लो कि ये सर्किट क्या है, अंडरस्टूड। तो अगर ये सर्किट आपको समझ में आ गया है तो हम लोग चलो इसका पहले कुछ सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो R1 R2 R3 R4 R5 ये क्या है, ये सबके रेजिस्टेंस पहले हम लोग लिख देते हैं। मैं लिखता हूं, आप तब तक सर्किट को देखते रहो, ठीक है। चलो, तो R1 क्या है, R1 इज इक्वल्स टू 10 ओम, R2 इज इक्वल्स टू, R2 कितना है 40 30 20 60 40, R3 is 30, R4 is 20, R5 is 60 ओम, है ना। अब ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है एक दूसरे के, और ये तीन एक दूसरे के पैरेलल कनेक्शन में है। तो चलो पहले इसको R डैश ले लेते हैं, ठीक है। ये दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को R1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 बाय R1 पैरेलल कनेक्शन में है, R डैश पैरेलल कनेक्शन में इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये चीज आगे क्वेश्चन जो भी हो ये सही डालो, ठीक है, क्योंकि आपको करना आने वाला है। मुझे भी क्वेश्चन नहीं मालूम है, आई एम आल्सो रीडिंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव नॉट रेड दिस क्वेश्चन अर्लियर। हाँ लास्ट ईयर रीड किया होगा, मालूम नहीं मुझे, ठीक है। चलो, तो 1 बाय R1 क्या है, 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 40। अब फिर से क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो 40 1 जा 40, 10 4 जा 40। तो यहां पर 4 बाय 40 प्लस 1 बाय 40, तो क्या मिलेगा आपको 5 बाय 40। अब वो वाला मिस्टेक मत करना आप लोग, ठीक है। 1 बाय R डैश है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, तो R डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय R डैश है, तो R डैश बाय 1 दैट इज R डैश is equals to 40 upon 5, yes 8। तो क्या मिला हमें, 8 ओम मिल गया R डैश, है ना। तो देखो वो ऊपर वाला मिल गया R डैश, isn't it? ठीक है। चलो फिर अब R डैश डबल डैश के लिए ढूंढते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें भी क्या करेंगे,
1 by r double dash is equals to 1 by r3 plus 1 by r4 plus 1 by r5. Understood? 1 by r3 क्या है? 1 by 30 plus 1 by 20 plus 1 by 60. ठीक है, चलो यहां पर भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे ना. चलो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1. 2 3 जा 6 तो 60 हो गया. 2 3 जा 6 तो 60, ये भी फिर से 60 होता 60. ठीक है, तो चलो 2 by 60 प्लस 3 by 60 प्लस 1 by 60. अब डिनोमिनेटर सारे सेम, यहां पर जैसा था वैसा, तो न्यूमरेटर्स ऐड. 2 plus 3 5 plus 1 6, 6 upon 60, इसका भी रेसिप्रोकल, इसका भी रेसिप्रोकल. तो r double dash is equals to 60 by 6, that is 10 ohm. Understood? अब मुझे ये सर्किट नहीं चाहिए भाई, ये सर्किट नहीं चाहिए. इसका मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाऊंगा. ठीक है, आई विल ड्रॉ एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ इट. और वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से एमीटर निकाल देना मुझे. आई डोंट वांट एमीटर ओवर देयर. अंडरस्टूड? एमीटर बाद में देखते हैं. चलो ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं तो बुरा लग जाएगा. This is ammeter. हाँ, यहाँ पर r डैश बड़ा हो गया और r डबल डैश छोटा हो गया. ठीक है, अब बैटरी है और की है. अंडरस्टूड है ना? देखो ऐसा ही है ना. फिर से मैं वो फोटो भी दिखाता हूं. देखो, चलो फोटो मैंने डाल दिया फिर से ऊपर. वैसा है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कि नहीं? R1 और R2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, और R3 R4 R5 का मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, है ना? तो देखो यहां पर ये सर्किट डायग्राम जो है, ये सर्किट डायग्राम में भी क्या है कि R डैश से करंट जाएगा, फिर A मीटर, मतलब R डैश मतलब R1 R2 से करंट गया, फिर A मीटर में आएगा, फिर A मीटर के बाद करंट फिर से R3 R4 R5 में जाएगा, मतलब R डबल डैश में जाएगा. R1 से गया A मीटर में, A मीटर से फिर R डबल डैश में जाएगा. ठीक है ना? अंडरस्टूड नाउ? चलो, तो अब देखो, ये अगर दो रेजिस्टेंस देखेंगे तो दिस टू रेजिस्टेंस आर इन सीरीज कनेक्शन. तो सिंपल है, तो सर्किट का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है R इज इक्वल्स टू R डैश प्लस R डबल डैश. अब R क्या है? इट इज 8 ओम प्लस 10, दैट इज 18 ओम. अंडरस्टूड? चलो क्वेश्चन अब आगे देख लेते हैं. तो इतना तो मिलता है ना सर्किट डायग्राम, तो इतना तो सॉल्व कर ही डालने का. ठीक है, बाद में आगे जाना है. एंड 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द अरेंजमेंट. क्या है और क्या दिया हुआ हम लोग को? भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है जो बैटरी से मिल रहा है, इट इज 12 वोल्ट. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट ए टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट. ढूंढ लिया भाई, है कि नहीं? तो यहां से ए ले लेते हैं हम लोग. ठीक है, और फिर क्या है दूसरा? एंड बी टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. टोटल करंट कितना है भाई? ठीक है, टोटल करंट हम लोग ढूंढेंगे. तो इट इज सिंपली टोटल करंट मतलब पूरा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब पूरा ये वाला रेजिस्टेंस लेंगे, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा ले लेंगे, मींस व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिक करंट
is equals to V by R. What is V? It is 12 volt. And what is total resistance? 18. 0.667 एम्पियर. ये तो 66666 आता रहेगा. रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है. अंडरस्टूड. तो आप लोग 0.67 भी ले सकते हैं. ठीक है. बोथ आर करेक्ट. अंडरस्टूड. 0.6 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस. अंडरस्टूड. तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12.9 कंप्लीट हो गया. ठीक है. If you want to say it, you can take screenshot of this. और देखो रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट सर्किट आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा. ठीक है. नहीं तो आप ये कर नहीं पाओगे. ये वाला आपको समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टूड. तो यू विल डू दिस. ओके. तो चलो फिर मिलते हैं बाद में. ठीक है. दूसरे वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ दिस एग्जांपल्स आर सॉल्व्ड. ये एग्जांपल्स ऑलरेडी बुक में सॉल्व किए हुए हैं. कैसे सॉल्व किए हैं, हम लोग किस तरीके से सोचेंगे तो हम लोग को आएगा. दिस इज अबाउट दिस. दिस वीडियो इज अबाउट दैट. राइट. तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फॉर इलेक्ट्रिसिटी ओनली, इन विच वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स व्हिच इज गिवन इन आवर एक्सरसाइज. ठीक है. तो